सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में जीएनवी के पेपर के 5 to 7 मार्क्स कवर होने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर हैं तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी हैं। उसी तरह से बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड इज इक्वल इफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 80 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सो साइड ऑफ द क्यूब विल बी, एंड ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक घन दिया गया है और घनाभ दिया गया है और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। यानी यहाँ पर एक क्यूब दिया गया है और एक क्यूबॉइड दिया गया है। हमें क्यूब की साइड ज्ञात करनी है और डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर गिवन। यहाँ पर हमें बोला गया है घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं, यानी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आर इक्वल। तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और ये भी पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम रहता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे क्यूब, पर हमें पता है क्यूब की हर एक साइड इक्वल रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को ही हम क्या मान देंगे, यहाँ पर हम एक साइड को हम ए मान देंगे। और यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर क्यूबॉइड की डायमेंशंस हमें दी गई हैं। हमें लेंथ यहाँ पे दी गई है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी गई है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दी गई है, यानी हाइट हमें दी गई है 75 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर हमने लिख दिया भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और उसी तरह से इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है, यानी घनाभ का आयतन का फॉर्मूला रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब तो हमने लिख दिया साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ पे क्यूबॉइड यानी घनाभ की हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी थी, हम सिंपली करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करी, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमारी इस तरह से इक्वेशन बन गई, भुजा गुणा भुजा इज इक्वल टू। अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 216,000। तो यहाँ पर ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पर देखिए भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर एक रकम दी गई है 216 एंड 3 जीरोस। या तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे या तो एक सिंपल सा मेथड है वो अप्लाई करेंगे एलसीएम वाला और उससे इजीली तरह से आंसर आ जाएगा। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं और 3 के पेयर लेंगे और वहां पे जो भी पेयर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारी जो साइड ऑफ द क्यूब है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम रकम लिख देते हैं यहाँ पर 216 एंड 000। अभी यहाँ पर ये इवन नंबर है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 2, 0 एंड
2 8 16, यहाँ पर आ जाएगा 108,000। अभी 108,000 दोबारा से इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10 एंड 2 4 8। तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे हम लिख देंगे 54 एंड 000। अभी इसको दोबारा से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 4 एंड 2 7 14। तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 27। अभी इसको दोबारा से हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 9 27 एंड 000 दोबारा से वैसे ही। अभी आगे हम करेंगे 3 3 9 और वहाँ पर 000 वैसे ही लिख देंगे। 3 से दोबारा से करेंगे 3 1 3 एंड 000 वैसे ही। उसके बाद 10 से करेंगे 10 1 10 एंड देन 00। दोबारा से हम 10 से करेंगे सो 10 1 10 एंड 0। दोबारा से हम 10 से करेंगे 10 1 10। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एलसीएम किया। अभी क्योंकि हमारे पास भुजा गुणा भुजा है, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली 3 3 के पेयर बना लेंगे। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे तो 2 हमारा 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर एक पेयर बन गया। यहाँ पे देख लीजिए 3 भी हमारा 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक पेयर बन गया। 10 हमारा 3 बार आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक पेयर बन गया। सो सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 10। तो यहाँ पे यानी भुजा यानी साइड ऑफ द क्यूब हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी 60। 2 3 6 एंड 6 × 10 is equal to 60. And if we see the choices, so option D is the correct choice. I hope you get this one. यहाँ पर बोला गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य 35 रुपए है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जब भी किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो वो उसका क्रय मूल्य बन जाता है। यहाँ पर लाभ प्रतिशत 6% दिया गया है और यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज 35 रुपीज। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम टू गेट 5% प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें सिंपली एक फार्मूला पता होना चाहिए, CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई SP। यानी क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। यहाँ पर अगर हमें लाभ प्रतिशत की जगह अगर हमें हानि प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जहां पर प्लस का साइन है वहां पर माइनस का साइन लगा देंगे और जहां पर लाभ प्रतिशत है वहां पे हानि प्रतिशत लिख देंगे। पूरा फॉर्मूला बाकी सेम टू सेम ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें CP यानी क्रय मूल्य दिया है 35 रुपीज और यहाँ पर यदि हम देखें प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 6% और यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य यानी SP हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या किया, क्रय मूल्य की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया 35 रुपीज। प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर 6 और SP को हमने वैसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से SP यानी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अगली इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे 100 + 6 कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 106। तो इक्वेशन इस तरह से हमारी बन गई 35 इज इक्वल टू 100/106 मल्टीप्लाई SP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100/106 राइट हैंड साइड में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 35 × 106/100 इज इक्वल टू SP। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3710 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू SP। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा
37.1 रुपीज, और ये यहाँ पर आ गया विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमने पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 371/10 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक जीरो है, इसीलिए आंसर में दशमलव के राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रहेगा। सो इफ वी सी द चॉइसेस, so option C is the right choice. So I hope you get this one. Let's see another question. यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 4 दर्जन केलों की कीमत 60 रुपए है, 12.50 रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? Cost of 4 dozen banana is 60 rupees. How many bananas can be purchased for rupees 12.50? First of all, we should know 1 dozen is equal to 12 bananas. यानी एक दर्जन इज इक्वल टू 12 केले। और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जब भी हमें दर्जन को केलों में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 12 से। यानी दर्जन को केलों में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? 4 डजन बनाना कॉस्ट इज इक्वल टू 60 रुपीज, यानी 4 दर्जन बनाना 60 रुपीज के बराबर है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डजन, सो वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना। सो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। So we can write 4 multiply 12 केले is equal to 60 रुपए। 12 4 जा 48, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे 48 बनानास is equal to 60 रुपीज। 48 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1 बनाना कॉस्ट इज इक्वल टू 60/48। अगर हम 12 का टेबल पढ़ें तो क्या हो जाएगा? 12 5 जा 60 एंड 12 4 जा 48। 12 4 जा 48, यानी 1 बनाना कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? 1 बनाना कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर आ गई 5/4 रुपीज। अभी हम क्या करेंगे? 5 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट जो एक 1 बनाना कॉस्ट है, यानी एक केले की जो कीमत है वो यहाँ पर आ जाएगी। So if we see this equation, so यहाँ पर 1 बनाना कॉस्ट यानी एक केले की कीमत यहाँ पर आ गई 1.25 रुपए। अगर एक केले की कीमत 1.25 रुपए है तो ऐसे कितने केलों की कीमत जो है वो 12.50 यहाँ पर रहेगी। अभी यहाँ पे सपोज कीजिए ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, यानी 1 बनाना कॉस्ट यदि 1.25 है, अगर मैं इसको 10 बार ऐड करूं तो यहाँ पे कितना सम आना चाहिए? सम यहाँ पर आना चाहिए टोटल सम करके 12.50। सो इफ वी सी ओवर देयर 1.25 को अगर हम 10 बार ऐड करें तो यहाँ पे सिंपली इन सभी को ऐड करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12.50 रुपीज। So option D is the right choice. That is the shortcut method. Okay, if this is lengthy for some of the student, we can see another method also. दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड यह है कि बहुत सारे केले हैं, हमें नहीं पता कितने केले हैं, बहुत सारे केले हैं और उन सभी की कॉस्ट हमें पता है, और बहुत सारे केले हैं बट उनमें से हमें एक केले की कॉस्ट हमें पता है। यानी हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज हमें पता है। दो क्वांटिटीज क्या पता है? एक तो क्वांटिटी पता है कि बहुत सारे केले पर हैं, कितने केले हैं हमें नहीं पता। देयर आर सो मेनी बनानास, वी डोंट नो हाउ मेनी बनानास, बट वी नो द कॉस्ट ऑफ द होल बनानास। बहुत सारे केलों की कीमत हमें पता है और हमें एक केले की कीमत पता है, तो हमें नंबर ऑफ बनानास फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो 1.25 रुपीज ये है एक केले की कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे?
यहाँ पे नंबर ऑफ बनानास क्या रहेंगे, जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो 12.50, यहाँ पे 12.50 में दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, यानी 12.50 में जब हम दशमलव हटाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से 1.25 में दशमलव के राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है, यानी जब हम दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। और हमें पता है, ओके, सो इफ वी सी दिस इक्वेशन, यहाँ पर हमने 1250 डिवाइड बाई 100 किया। अब यहाँ पे देखिए 1.25 डिनोमिनेटर में नीचे था तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 ऊपर आ जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा। सो इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी 0 से दूसरी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। सो 125 का अगर हम टेबल पढ़ें, 125 वन जा 125 एंड 125 वन जा 125, 0 यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ गया 10। सो इफ वी सी द चॉइसेस, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। सो आई होप यू गेट दिस वन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी two numbers are in the ratio 2:3. If the 5 is added to each number, the ratio becomes 5:7. Find the difference between the numbers. So first of all, we should understand the concept. The concept is, whenever the numbers are given in the ratio, what does it mean? It means that you have to take the numbers as it is, what multiply with the x. हमें करना क्या है, जब भी हमें अनुपात का प्रश्न आएगा, हमें नंबर्स, यानी यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो दोनों के दोनों नंबर, यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर वैसे के वैसे ही ले लेने हैं, बट यहाँ पर उनके साथ x मल्टीप्लाई करके लिख देना है। x क्या है, x हमारा यहाँ पे कॉमन है, उन दोनों के बीच में कॉमन है, और वो x हम दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फर्स्ट नंबर भी आ जाएगा और सेकंड नंबर भी आ जाएगा। सो लेट द कॉमन मल्टीपल, x क्या है, x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर इज 2x एंड सेकंड नंबर इज 3x। व्हाट वी हैव डन, 2:3 था, यानी 2 के साथ हमने x मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के साथ भी x मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट नंबर यहां पर आ गई 2x, यानी, और सेकेंड नंबर यहां पर आ गई 3x, यानी पहली संख्या यहां पर आ गई 2x और दूसरी संख्या यहां पर आ गई 3x। अभी जब हमें इसे रेशियो में लिखना है तो रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो का सिंबल हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 डॉट लगे हुए हैं, ये 2 डॉट जो है वो रेशियो यानी अनुपात को दर्शाते हैं। यहाँ पे हम 2:3 को जिस तरह से प्रश्न में लिखा गया है, उसी तरह से पहली संख्या और दूसरी संख्या को रेशियो में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मीन्स हम उनको डिवाइड करके लिखेंगे। एंड वी कैन राइट आल्सो देम इन ए वे दैट 2x रेशियो 3x। रेशियो का मीनिंग ही क्या रहता है, रेशियो का मीनिंग रहता है कि डिवाइड करके हमें रकमों को लिखना होता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो का मीनिंग क्या रहेगा, रेशियो यानी 2 रकमों को डिवाइड करना है जो भी रेशियो में दी गई है। यहां पर अभी यहां पर हमें कंडीशन दी गई है, जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, when 5 is added to each item, कौन सी आइटम्स, पहली जो नंबर है वो है 2x एंड दूसरी नंबर जो है वो है 3x। नाउ द क्वेश्चन इज, टू द ईच नंबर यू आर एडिंग द 5, तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात यहां पर 5:7 हो जाता है। यहां पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए,
यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका अनुपात दिया गया था हमें। पहली संख्या थी 2x और दूसरी संख्या थी 3x। अभी यहाँ पे बोला गया है कि हर संख्या में, यानी पहली संख्या में भी 5 ऐड करेंगे, तो हमने यहाँ पर 5 ऐड कर दिया। और बोला गया है कि दूसरी संख्या में भी 5 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने 5 ऐड कर दिया। और यहाँ पे बोला गया है जब आप ऐड कर देते हैं, when the 5 is added to each number the ratio becomes 5:7। तो हमारा जो रेशियो है, हमारा जो अनुपात है, वो हमारा कितना हो जाता है? वो हमारा हो जाता है 5:7। As I already told you, what is the meaning of ratio? रेशियो का मीनिंग ही क्या रहेगा? रेशियो का मीनिंग रहता है जो भी नंबर्स हमारी रेशियो के अंदर हैं, हम सिंपली उनको डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई? 2x + 5 रेशियो 3x + 5 इज इक्वल टू 5:7। अभी रेशियो का मीनिंग क्या है? जो रकमें हमारी रेशियो में है उनको सिंपली डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 5 इज इक्वल टू 5:7। मीन्स रेशियो को हम लिख सकते हैं 5/7। अभी हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणन करने पर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम एरो के साइन इस तरह से लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरह से हम लिख देंगे इक्वेशन को, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 के साथ, आप एरो देख सकते हैं, इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 5 के साथ। अब यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे इक्वेशन देखें, 7 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 ज़ा 14x, प्लस हमने वैसे लिख दिया 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा कितना आ गया 15x, प्लस हमने वैसे ही लिख दिया 5 5 ज़ा 25। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 25 हमारा राइट हैंड साइड में प्लस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू, यानी 35 - 25 इज इक्वल टू 14x हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 35 में से अगर 25 सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और फिर 15x में से 14x माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा x। हमेशा याद रखिए जब यहाँ पर एक प्लस की रकम हो और एक माइनस की रकम हो तो हमेशा रकम में हमें यहाँ पर माइनस करना होता है, और यहाँ पे साइन हमेशा बड़ी रकम का ही रहता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर हमें x की वैल्यू पता लग गई तो हमें पता होना चाहिए हमने फर्स्ट नंबर क्या मान के चले थे, पहली संख्या हमने मानी थी 2x। अभी हम क्या करेंगे? सिंपली x की जगह 10 की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ जाएगी। सो x की जगह 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × 10 इज इक्वल टू 20। इन द सिमिलर वे दूसरी संख्या सेकेंड नंबर हमने क्या मानी थी 3x, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 × 10 इज इक्वल टू 30। यानी पहली संख्या भी हमें पता लग गई और दूसरी संख्या भी पता लग गई। फर्स्ट नंबर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज 20 एंड द सेकंड नंबर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज 30। नाउ क्वेश्चन ही इज आस्किंग दैट find the difference. You don't have to tell the numbers, you have to find out the difference between the numbers. हमें सिर्फ संख्याएं नहीं ज्ञात करनी है, हमें संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली बड़ी रकम में से छोटी रकम घटा देंगे और यहाँ पे सिंपली आंसर आ जाएगा। सो इफ वी फाइंड आउट द डिफरेंस, और यदि अंतर निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करेंगे, 30 - 20 इज इक्वल टू 10। And if we see the choices, so option A is the right choice. I hope you get this one. Let's see another question. यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर देशमुख की परामर्श फीस 9:4 अनुपात में है। यदि डॉक्टर देशमुख डॉक्टर राहुल से 4500 रुपये कम लेते हैं तो राहुल की फीस कितनी है?
The first consultation fees of Dr. Rahul and Dr. Deshmukh are in the ratio of 9:4. If the Dr. Deshmukh charges 4,500 rupees less than Dr. Rahul, what is the fee of Dr. Rahul? As I already told you, whenever the question is given in the ratio, you have to take the numbers as it is. What you have to multiply the numbers with the x. यानी यहाँ पे suppose that this is Dr. Rahul and suppose that this is Dr. Deshmukh. यहाँ पर हमने एक तो डॉक्टर राहुल ले लिया और एक डॉक्टर देशमुख ले लिया. तो यहाँ पे डॉक्टर राहुल की परामर्श फीस कितनी आ जाएगी? 9. यहाँ पे क्वेश्चन में 9 दी है. What the tricky idea is that you have to multiply the 9 with the x. तो यहाँ पे डॉक्टर राहुल की परामर्श फीस कितनी आ जाएगी? 9x. इन द सिमिलर वे क्वेश्चन के अंदर डॉक्टर देशमुख की परामर्श फीस कितनी दी है? 4. What the tricky idea is you have to multiply the 4 with x. So डॉक्टर देशमुख की परामर्श फीस कितनी आ जाएगी? 4x. Now I am putting a sign of equal in between them. मैं यहाँ पर डॉक्टर राहुल और डॉक्टर देशमुख के बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है. अभी इन दोनों की परामर्श फीस को इक्वल करना है. तो इक्वल किस तरह से करना है? तो नाउ द ट्रिकी आइडिया इज दैट डॉक्टर देशमुख 4500 रुपये कम लेते हैं. 4500 रुपये कम लेते हैं. डॉक्टर राहुल जितना लेते हैं वो तो लेते ही हैं. वह डॉक्टर देशमुख 4500 रुपये कम लेते हैं. अगर डॉक्टर देशमुख की परामर्श फीस के अंदर, कंसल्टेशन फीस के अंदर अगर हम 4500 रुपये ऐड कर दें, इफ वी आर एडिंग ए 4500 रुपीज टू द डॉक्टर देशमुख कंसल्टेशन फीस, तो क्या हुआ? डॉक्टर राहुल एंड डॉक्टर देशमुख दोनों की कंसल्टेशन फीस हमारी इक्वल आ जाएगी. क्यों? क्योंकि डॉक्टर राहुल तो जितना लेते हैं वो उतना लेते ही हैं. परंतु यहाँ पे डॉक्टर देशमुख पहले 4500 कम लेते थे. अगर वहां पर हम 4500 ऐड करेंगे तो दोनों की कंसल्टेशन फीस यहाँ पे इक्वल आ जाएगी. दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड इट इज वेरी इजी. यहां पर हमने क्या किया? यहां पे 4x राइट हैंड साइड में प्लस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा. सो 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 4500. 9x प्लस के हैं, 9x में से 4x गए तो यहाँ पर आ जाएंगे 5x, बड़ी रकम का साइन रहेगा. सो द इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग 5x इज इक्वल टू 4500. 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे. सो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाई 5. नाउ वी विल सॉल्व दिस. सो 5 1 जा 5, 5 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 9 जा 45 00. सो x इज इक्वल टू 900. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 900. यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 900. अभी हमने शुरुआत में हमने डॉक्टर राहुल की जो परामर्श फीस ली थी वो ली थी 9x और डॉक्टर देशमुख की हमने ली थी 4x. सो यहाँ पे डॉक्टर राहुल की अगर कंसल्टेशन फीस निकालनी है तो क्या करेंगे? x की जगह 900 पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा. सो डॉक्टर राहुल इज इक्वल टू 9x, x की जगह हमने 900 पुट किया. सो इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 900, 9 9 जा 81 00 वैसे ही लिख दी. सो डॉक्टर राहुल की जो कंसल्टेशन फीस है वो रहेगी 8100. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर डॉक्टर राहुल, तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट चॉइस रहने वाला है. इन सम केसेस ही मे आस्क फॉर द कंसल्टेशन फीस ऑफ द डॉक्टर देशमुख. तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें क्या करना है? डॉक्टर देशमुख की जो कंसल्टेशन फीस हमने शुरू में मानी थी वो मानी थी 4x. तो हम क्या करेंगे? x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी है? 900. सो यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 900, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 3600. सो ये यहाँ पर आ गई डॉक्टर देशमुख की. व्हाट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फी ऑफ द डॉक्टर राहुल. सो इफ वी सी द चॉइसेस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट choice. I hope you get this one. Let's see another question.
वह संख्या बताएं जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 18,496 प्राप्त हो. Find that number which is multiplied by the same number and the product is 18,496. First of all, let the number be. हमने वो संख्या x मान ली. सबसे पहले माना की संख्या x. Let the number x. वो संख्या हम x मान के चल रहे हैं जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 18,496 आ रहा है. यानी अगर हम x को खुद के साथ यानी x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 18,496. नाउ यहां पे देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. यानी x मल्टीप्लाई x किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा x रेज टू द पावर 2 यानी x की घात 2 इज इक्वल टू 18,496. नाउ इस स्टेप पे या तो हम x इज इक्वल टू अंडर रूट 18,496 करेंगे और x की वैल्यू वो वाली होगी जो स्क्वायर रूट निकाल के आएगी 18,496 का. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द इजी मेथड इज व्हाट? इजी मेथड है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद यहां पर दो दो के पेयर बनाएंगे और वो उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर रहेगा. तो यहाँ पे 18,496 दिस इज अ इवन नंबर, ये सम संख्या है. 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and 2 8s are 16. दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. उसके बाद हम डिवाइड करेंगे दोबारा से 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1s are 1, 2 1s are 1, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. उसके बाद हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 5s are 10, 2 7s are 14, 1 और 2 8s are 16. हम सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं. सो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2s are 4 तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 289. उसके बाद 17 का टेबल पढ़ेंगे 17 17s are 289. दोबारा से 17 का टेबल पढ़ेंगे 17 1s are 17. सो यहाँ पर इस तरह से हमने एलसीएम निकाला. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 20 तक टेबल आने चाहिए. अभी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है. x की घात 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे. अगर यहाँ पर x की घात 3 होता तो हम 3 3 के पेयर बनाते, फिर उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करते. क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है इसीलिए हम दो दो के पेयर बनाएंगे. पेयर किस तरह से, यहाँ पर पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया. सो सिंपली सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितने भी पेयर्स यहाँ पर बने इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ. सो व्हाट कुड बी द आंसर, यहाँ पे जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 136. So 136 is the exact answer. So if we see the choices, so option C is the right choice. I hope you get this one. This was very easy question. दो किलोमीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ
यात्रा कर रही है, लंबाई में 3 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? A 2 kilometer long train is traveling with 30 kilometer per hour velocity. How much time will it take to cross a tunnel of 3 kilometer in the length? First of all, we should know the basic fundamental, and what is that? We should know how to convert the kilometer per hour into the meter per second and vice versa. हमें पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से. इन द सिमिलर वे, whenever you have to convert the meter per second into the kilometer per hour, what would you do? You will multiply with the 18/5. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला. जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और जब हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. यहाँ पे एरोस की डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर से एरो कहाँ पे गया? मीटर पर सेकंड पे. व्हाट डज इट मीन? यानी जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और जब हम दूसरे एरो को देखें यानी जब भी हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. There is one another important formula, and what is that? 1 kilometer is equal to 1000 meter. This is the basic fundamental formula which all the students know. What is the trick behind this formula? That is important. यहाँ पे देखिए जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ. इन द सिमिलर वे, जब भी हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 के साथ. दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला. यानी जब भी किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी मीटर के किलोमीटर बनाने हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे. नाउ यहां पर बोला गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ टनल और ऑफ 3 किलोमीटर इन द लेंथ. यहां पर बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा, और टाइम हमारा सेकंड्स में दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. समय इज इक्वल टू दूरी बटा गति. यहां पे देखिए आंसर हमारा सेकंड्स के अंदर आना चाहिए. तो यदि डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा और वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होगी तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर टाइम जो है हमारा सेकंड्स में इस तरह से आ जाएगा. फॉर्मूला फॉर द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. पर टाइम हमारा सेकंड में कब आएगा? जब हमारा डिस्टेंस मीटर में होगा और वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होगी. और यहाँ पे क्या होगा? मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड हमारा नीचे था डिवाइड में, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी टाइम हमारा सेकंड्स में आ जाएगा. यहां पे देखिए नाउ यहां पे एक ट्रेन है. यहां पे वी सी द क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहां पर बोला गया है 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर. ट्रेन की जो खुद की लेंथ है वो 2 किलोमीटर है, और ये बोला गया है कि वो एक टनल में से गुजर रही है. कहां से गुजर रही है? एक टनल में से. यानी ट्रेन की खुद की लेंथ 2 किलोमीटर है और वो एक टनल में से गुजर रही है, यानी एक सुरंग में से गुजर रही है, और उस टनल यानी उस सुरंग की जो लेंथ है वो है 3 किलोमीटर. यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है 3 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ टनल. यानी अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, जो कि सुरंग की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ 2 किलोमीटर है. यानी कुल दूरी आ जाएगी यहाँ पे 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर. यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 5 किलोमीटर. यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोमीटर. बट ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड दैट, क्योंकि अगर हमारा आंसर
सेकंड्स में आएगा तो वो तभी आएगा जब हमारा डिस्टेंस मीटर में होगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, तभी तो हमारा मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा और फिर हमारा आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। यानी डिस्टेंस हमारा मीटर में होना चाहिए। नाउ वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू द मीटर। जब भी किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 5000 मीटर, यानी दूरी यहाँ पर आ जाएगी 5000 मीटर। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोला गया है वेलोसिटी कितनी दी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, पर हमें पता है वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। यानी किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। Whenever you have to convert the kilometer per hour into the meter per second, what would you do? You will simply multiply with the 5/18. तो यहाँ पर हमारे पास दूरी निकल गई 5000 मीटर और वेलोसिटी यहाँ पर आ गई। Now we will simply use the formula. What is the formula? Time is equal to distance divided by velocity. अभी हम क्या करेंगे, फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना था 5000, डिवाइड का साइन हमने वैसे ही लिख दिया और वेलोसिटी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है 30 × 5/18। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन है, जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा तो अगली जितनी भी रकमें हैं वो हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। दिस इज अ वेरी ट्रिकी आइडिया टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5000 तो वैसे हो जाएगा, बट जब हमने डिवाइड का हमने कन्वर्ट किया, डिवाइड का जब भी यहाँ पे डिवाइड की जगह जब भी हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो अगली जितनी भी रकमें होंगी वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 30 का रेसिप्रोकल यानी 30 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/30, मल्टीप्लाई 5/18 का उल्टा क्या हो जाएगा 18/5। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 3 का टेबल पढ़ें तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 5 का टेबल पढ़ें 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 100। सो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा 600, तो 600 सेकेंड। सो फाइनली द आंसर वी हैव कैलकुलेटेड इज 600 seconds. So if we see the choices, so option C is the right choice. So option third is the right choice. I hope you get this one. This was very interesting question. Let's see another question. कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 6 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। A loan is taken on simple interest, it is thrice of itself in 6 years, the rate of annual interest is. In this question, first of all decode the question, just see what is given and what is not given. यहाँ पर बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 6 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। A loan is taken on simple interest, it is thrice of itself in 6 years. यहाँ पे 3 गुने होने को बोलते हैं तिगुनी। What is the meaning of तिगुनी? तिगुनी यानी 3 गुना होना। What is the meaning of thrice? Thrice means 3 times. यहाँ पर हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, the rate of annual interest. The tricky idea about this question is that first of all consider the principal as 100 and just apply the formulas and you will be able to get the answer out of this. So what would you do? First of all consider the principal. Let the principal be 100. माना कि मूलधन 100
यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है। जब आप एक बार प्रिंसिपल ले लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी। यहाँ पर बोला गया है आफ्टर 6 ईयर्स, यानी 6 साल बाद, 6 साल बाद ये कितना हो जाता है 3 गुना, यानी 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी 100 का 3 गुना हो जाएगा 300। यहां पर हमें फार्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट यानी रकम इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी रकम इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इस फार्मूले के अंदर सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहां पर आंसर आ जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 300, प्रिंसिपल हमने खुद माना है दैट इज 100। तो यहाँ पर दो रकमें हमें पता है, एक तो हमें अमाउंट पता है, एक तो हमें प्रिंसिपल पता है, तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल लेफ्ट हैंड, प्रिंसिपल राइट हैंड साइड में प्लस का था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। नाउ we will simply put the values and we can calculate the simple interest। यहाँ पे देखिए अमाउंट की जगह हम लिख देंगे 300, प्रिंसिपल की जगह 100, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 300 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200, यानी साधारण ब्याज यहाँ पर आ गया 200। now the question is like this, now we should know the formula। हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। SI मीन्स साधारण ब्याज, P यानी मूलधन, R यानी दर, T यानी टाइम। यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूले से अगर हमें दर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 हमारा राइट हैंड साइड में डिवाइड हो रहा था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से P और T हमारे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहे थे, P और T जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी दर निकालने का फार्मूला यानी रेट निकालने का फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू R। नाउ दिस इज अ फार्मूला थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द रेट। इस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे दर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, प्रिंसिपल हम ऑलरेडी मान के चुके हैं 100, और टाइम हमें कितना दिया है 6 ईयर। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज एंड द आंसर विल बी देयर। सो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना लिया था 100, वहां पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 6 ईयर, वो यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ लेट्स सी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर रिमेनिंग विद द टर्म 200 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू रेट, और जब हम डिवाइड करेंगे 200 को 6 से, सो व्हाट वुड यू गेट, जब हम 200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 33.33%। So if we see the choices, so option B is the right choice. So if we see the choices, so option B is the right choice. This is a very important formula. The tricky idea about this question is that just consider the principal as 100. हमेशा आपको मूलधन 100 ही मान के रखना है। जब यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, जब प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मूलधन 100 मान के चलेंगे और बाकी सारा फार्मूला वाइज पुट करेंगे एंड द आंसर विल बी देयर। सो आई होप यू गेट दिस वन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। रमेश 4000 रुपये कमाता है, वह 1960 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। Ramesh earns 4,000 rupees. He says 1,960 rupees. What percentage of his income does he spend? Options are 51%, 25%, 71% and 81%.
यहाँ पे सपोज दैट दिस इज द रमेश, दिस इज द रमेश जो 10 रुपये कमाता है और 10 में से 2 रुपये की बचत करता है। तो बताइए उसने कितने रुपए खर्च किए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितने रुपए वो कमाता है उसमें से हम क्या करेंगे, जितने रुपए उसने सेव किए उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस 2 और 8 रुपीज वो आ जाएंगे जो उसने खर्च किए। So this was a simple example through which you can understand the problem more easily. So this was the scenario. Now let's see the question. यहाँ पर बोला गया है रमेश की आय कितनी है, रमेश की आय है 4000 और उसने सेविंग कितनी की है 1960। तो बताइए उसने कितने रुपए खर्च किए। मनी स्पेंट यानी खर्च हुआ पैसा कितना आ जाएगा, यानी सेविंग यानी इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, 4000 में से 1960 माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2040। यहाँ पे खर्च हुए पैसे का परसेंटेज निकालना है। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो यहाँ पे दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फार्मूला। सो परसेंटेज ऑफ द स्पेंट मनी, खर्च हुए पैसे का जो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या रहेगा, जो स्पेंट मनी है जो खर्च हुआ पैसा है उसको डिवाइड करेंगे टोटल मनी के साथ मल्टीप्लाई 100। सिंपली हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्पेंट मनी क्या आ जाएगा, यानी खर्च हुआ पैसा कितना पैसा, यानी मनी स्पेंट कितनी हुई है 2040 और टोटल पैसा कितना है, यानी कुल मनी कितनी है वो है 4000। तो हम फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो this 0 cancel out with this 0 is cancel with this 0 and this 0 is cancel out with this 0। यहाँ पर अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 51। सो परसेंटेज ऑफ स्पेंट मनी यानी खर्च हुए पैसे का परसेंटेज कितना आ गया 51%। एंड इफ वी सी द चॉइसेस सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। आई होप यू गेट दिस वन। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगली संख्या पंक्ति लिखें। यहां पर 3 पंक्तियां दी गई हैं और चौथी पंक्ति में यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग है, हमें वो 3 मिसिंग नंबर बताने हैं। यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न और एक लॉजिकल फंडाज यहाँ पे हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द नंबर्स। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 8 में 3 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएंगे 11। 11 में अगर हम 3 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 14। उसी तरह से 14 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट मिसिंग नंबर। इन द सिमिलर वे सेकेंड कॉलम में भी कुछ एक पैटर्न है और कुछ एक लॉजिकल पैटर्न बनना चाहिए। अगर हम 36 में 5 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 41। 41 में अगर हम 5 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 46। उसी तरह से 46 में भी अगर हम 5 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 51। सो 51 इज द सेकेंड मिसिंग नंबर। इन द थर्ड कॉलम में भी उसी तरह से कोई एक पैटर्न लगाएंगे सो दैट सम सिस्टमैटिक कुछ एक लॉजिकल फंडाज यहाँ पे रहने चाहिए। 102 में 102 में अगर हम ऐड करें 7 तो यहाँ पर आ जाएंगे 109। 109 में अगर हम ऐड करें 7 तो यहाँ पर आ जाएगा 116। 116 में अगर हम ऐड करें 7, 116 में 7 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 123। So which is the third missing number? So if we see the choices, so option
Second is the correct choice. I hope you get this one.